हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल वीवीओ स्टडी सर्कल। तो जितने भी सेमेस्टर वन के स्टूडेंट हैं जिनका मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उनके सिलेबसों की चर्चा, उनके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे वीवीओ स्टडी सर्कल पर जाइए और जाकर उस वीडियो को पहले देखिए। और हमने देखा था सिलेबस में हमारा सबसे पहले जो टॉपिक था वो था प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो हमारे भारतीय संविधान है उनकी प्रस्तावना को बताना है, उनके महत्व को बताना है, उनकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है, उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कौन-कौन से वर्ड है, क्या-क्या शब्द है, उनके क्या मतलब है, इन सभी चीज़ों को देखना है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करें तो बस सीरियल बाय करें, उनका टॉपिक बाय करें और पॉइंट बाय करें। इससे क्या है, आपको परसेंटेज नंबर अच्छे मिलेंगे और आपकी लिखावट भी अगर अच्छी रहेगी तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विस्तृत विश्लेषण। हम लोग इसको टॉपिक बनाया और इसके नीचे अब लिखेंगे। तो हम सबसे पहले परिचय देंगे कि जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके परिचय देते हैं। तो परिचय में हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान के उद्देश्यों मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है दोस्तों, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मूल रूप से हमें जो संविधान में चीज़ें मौजूद हैं, उनको देखने का एक ज़रिया है। अर्थात हम प्रस्तावना को पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हो सकती है। यह संविधान के उद्देश्यों एवं मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। जो हमारे संविधान में मूल सिद्धांत हैं, उनको स्पष्ट करते हैं। हमें देखने से पता चलता है, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे संविधान में क्या-क्या चीज़ें मौजूद होगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया। प्रस्तावना भारतीय संविधान की दिशा और आदर्शों को निर्धारित करती है। जो प्रस्तावना है वो संविधान में कौन-कौन सी चीज़ें लिखी होंगी उनको एक झलक दिखलाती है। यह संविधान की प्रकृति और उद्देश्यों को व्यक्त करती है। यह दिखाती है कि हमारे संविधान में क्या-क्या चीज़ें होंगी, कैसे बना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा संविधान का प्रस्तावना बना था, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था, जिसे बाद में 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। तो हमने इसका परिचय देख लिया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना का मूल पाठ देखते हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उनके मूल पाठ को देखते हैं। ये हमारा जो प्रस्तावना है, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ये इसका चैनल, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें जो वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनका क्या अर्थ है, इनकी क्या क्या विशेषताएं, उनको आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य तत्व एवं उनका विश्लेषण। जो हम लोग प्रस्तावना ऊपर यहाँ देखे हैं, इसका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे प्रस्तावना का, वो है हम भारत के लोग। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो हमारा सबसे पहला वर्ड है हम भारत के लोग, तो हम लोग इसका चर्चा करने वाले हैं कि क्या है, इसका अर्थ क्या है। यह वाक्य भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। यह वाक्य दर्शाता है कि यह भारत संप्रभुत्व राज्य देश है। इसका अर्थ है कि संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है। इस पर कोई बाहरी लोगों का दबाव नहीं है। यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की पुष्टि करता है। ये जो हमारा भारतीय संविधान है, ये प्रस्तावना है, ये दिखाता है, ये जो हमारा भारतीय संविधान में वर्ड है हम भारत के लोग, ये यह लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली की पुष्टि करता है, दिखाता है कि हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो भारत में जो प्रस्तावना में अगला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो देखते हैं ये क्या कहता है। भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से तय करती है। कोई बाहरी हस्तक्षेप भारत की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। जो भारत राष्ट्र है हमारा, ये किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, हमारा जो भारत देश पर ये कोई शक्ति काबू नहीं कर रही। जैसे पहले ब्रिटेन था, वो कंट्रोल करता था भारत को। आज वैसा कोई शक्ति नहीं है जो भारत को गाइडलाइन करेगा कि नहीं आप ये कीजिए, ये कानून बनाइए। भारत आज पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने कानून खुद बनाता है, ये किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही हुआ दोस्तों कि जो हमारे भारत है वह स्वतंत्र है, अपना कानून स्वयं बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है और अपने लोगों के लिए बनाता है। ये किसी बाहरी शक्ति के अधीन में नहीं है। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा समाजवादी। हमने देखा था हमारे प्रस्तावना का अगला पॉइंट क्या था, समाजवादी। तो हम लोग यहाँ पूरे प्रस्तावना पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम दोस्तों बार-बार ये वीडियो को यहाँ आके नहीं दिखाएँगे आपको और सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट को दिखाते चलते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट था समाजवादी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। हमने देखा था कि जो हमारे प्रस्तावना है इसमें संशोधन हुआ था, तो उसी संशोधन के द्वारा ये जो समाजवादी वर्ड है ये जोड़ा गया था। तो देखते हैं हम लोग कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये क्या कहता है समाजवादी वर्ड, तो सरकार समाज में जनता और न्याय स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होंगे। संपत्ति का आन वितरण और आर्थिक विषमता को कम करने का इसका मुख्य उद्देश्य होगा।
जो हमारा समाजवादी वर्ड है इसका सीधा सा तात्पर्य दोस्तों कि सरकार जो है ज समाज और समानता और न्याय स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। सरकार समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे हमारे क्षेत्र में दंगा फैले, विवाद हो और लोगों में असमानताएँ फैले। लोग सबकी समानता के लिए काम करेगी और सभी के लिए हित में काम करेगी, जो जनता के लिए ही होगा। कोई ऐसा कानून नहीं लेके आएगी जिससे पूरे देश की जनता को तबाह हो जाए, देश की जनता बर्बाद हो जाए। या तो हमारे विरोध में कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती या कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होंगे। अर्थात जो निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें सभी शामिल होंगे। संपत्ति का समान वितरण और आर्थिक विषमता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। समाजवादी का अर्थ क्या है? समाज में जो संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए और आर्थिक विषमता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रस्तावना का पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत इसका अर्थ क्या है? भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। भारत जो हमारा देश है दोस्तों, इसका कोई भी अपना धर्म नहीं है, ठीक है? हमारा जो भारत है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये किसी व्यक्तिगत धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों को समान मानेगा। भारत देश के लिए, हमारे कानून के लिए सभी धर्म एक समान है। इसके लिए कोई धर्म विशेष नहीं है। नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म चुनने, मानने, प्रचार करने, उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म पर दबाव डालेंगे कि नहीं तुम इस धर्म को मानो या तो तुम उस धर्म की चर्चा करो, तुम किसी धर्म की बुराई करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने धर्म को स्वतः मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और सरकार जो है सभी धर्मों को समान मानेगी। सरकार संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं दे सकती है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा लोकतंत्रात्मक या फिर डेमोक्रेटिक जिसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है? तो ये क्या कहता है? भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होगा। नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। भारत में संसदीय लोकतंत्र स्थापित होगा। अर्थात कहने का जो भारत की गवर्नमेंट होगी उसको कौन चुनेगा? यहाँ की जनता चुनेगी। भारत की सरकार को कौन चुनेगी? भारत की जनता चुनेगी। और जनता के लिए कानून बनेगा और जनता ही बनाएगी। अर्थात जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वही बनाएंगे। तो सीधा सा तात्पर्य है कि हम जनता जो कहेंगे वही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जनता के विरोध में कोई कानून लाएगी। नागरिकों को क्या प्राप्त होगा? मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें मौलिक अधिकार भी प्राप्त है, स्वतंत्रता भी प्राप्त है। ये सब चीजें कौन बताता है? लोकतंत्रात्मक बताता है, ठीक है? ये शब्द कहाँ है? तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द है, ठीक है? तो भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ है। भारत में जो है ये संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है? जो कि लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ये दिखाती है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मौजूद है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है गणराज्य, रिपब्लिक। अगला हमारा पॉइंट है गणराज्य। भारत में कोई भी वंशानुगत शासक राजा नहीं होगा। मतलब भारत का शासक जब भी बनेगा चुनाव के द्वारा बनेगा, जनता इसको चुनेगी क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और गणराज्य है, ठीक है? तो यहाँ जो भी राजा बनेगा मतलब शासक बनेगा, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, इसका चुनाव हमेशा जनता करेगी। कोई भी नहीं है कि कोई एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो अगला बार उसका बेटा ही बनेगा। यहाँ चुनाव होगा और चुनाव में जो जीतेगा वो बनेगा। चाहे उस चुनाव में कोई भी जीते, किसी भी कैटेगरी का हो, कि कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी बन सकता है। बस उसकी जो योग्यता है उनकी पूरी करनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति वो चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, ना कि कोई व्यक्तिगत को प्रधानमंत्री चाहे नहीं आज इसको राष्ट्रपति बनाना बना के पद पर बैठा दिए, ऐसा नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। सभी संवैधानिक पदों पर चुनाव द्वारा व्यक्तिगत व्यक्ति की नियुक्ति होती है। जो भी संवैधानिक पद है उन पर चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा ही उसे पद पर बैठाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर पंचायती स्तर पे भी जो भी होते हैं जिनको हम लोग सरपंच कहते हैं, मुखिया कहते हैं, ये सभी चीजें भी चुनाव के द्वारा ही बनाए जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य। प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं उनका क्या-क्या है? पहला हो जाएगा जस्टिस। इसको हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय प्रस्तावना की जो विशेषताएँ हैं हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? इतनी देर तक जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं की ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा? न्याय। तो न्याय भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। कानून के समक्ष सभी एक समान है, ठीक है? किसी के साथ कोई भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा हमारा हो जाएगा आर्थिक न्याय। धन का उचित वितरण होगा और सभी को जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ प्राप्त होगी। जो भी लोग हैं उनके लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जाती है वो इसी के अंतर्गत आती है कि आर्थिक न्याय सबके साथ किया जा रहा है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। सभी को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का समान अधिकार होगा। सर ऐसा नहीं है कि किसी को हम रोक देंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप वोट नहीं दे सकते हैं। जो भी इसकी कैटेगरी सीमित की गई है कि 18 साल के ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, तो सबको देने का नहीं अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रोक देंगे कि आप 18 साल के ऊपर हैं, उसके बाद हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। कुछ कैटेगरी होते हैं इसमें चुनाव लड़ने का समान अधिकार होगा, ठीक है? चुनाव लड़ने से हम किसी को नहीं रोकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने के लिए जो भी योग्यताएँ निश्चित की गई है, अगर आप उस चुनाव लड़ने की योग्यता को पूरी कर पा रहे हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं।
के साथ कभी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्वतंत्रता। हर नागरिक को निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती है, ठीक है? तो हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा विचार की स्वतंत्रता, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार। जो भी भारत के नागरिक हैं, जो भारत की नागरिकता का अधिकार रखते हैं, उनको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है? दूसरा जो हमारा हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलकर, लिखकर, अन्य तरीके से अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं डायरेक्ट बोल सकते, तो आप लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा जो है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने या नास्तिक रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम किसी पर दबाव डाल दें कि आप हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम धर्म को मानिए, ईसाई को मानिए, क्रिश्चियन को मानिए या फिर सिख को मानिए। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अगर आपका मन किसी भी धर्म को नहीं मानने का तो आप नास्तिक भी रह सकते हैं। आप पर कोई धर्म के लिए दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है? अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगी क्षमता, इक्वालिटी, ठीक है? तो कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है? कानून के समक्ष सभी समान है। कानून किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, ठीक है? कानून सभी को समान अवसर दिए जाएँगे। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। जो समानता का अधिकार है, ये कहाँ शामिल है? मौलिक अधिकार में भी शामिल है हमारा समानता का अधिकार। सभी को समान अवसर दिए जाएँगे, किसी के साथ कोई भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो है बंधुता। अगला पॉइंट क्या है? बंधुता। सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने पर बल। ये क्या कहता है कि हमारा जो सरकार है वो सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है? ये क्या कहता है? बंधुता कहता है। विभिन्न समुदायों के बीच समता को बढ़ावा देना अर्थात व्यक्ति की गरिमा का भी ख्याल रखना, किसी भी व्यक्ति का मान-हानि नहीं करना अर्थात किसी को हम लोग जलील नहीं कर सकते, किसी को बेइज्जती नहीं कर सकते, ठीक है? राष्ट्र की एकता व अखंडता का भी ध्यान सुनिश्चित करना है। अर्थात राष्ट्र जो हमारा उसकी एकता को बनाए रखना, वह टूटे ना, वह खंडित ना हो जाए। कल को कोई राज्य कहेगा नहीं हम अपने अलग देश बनाएँगे और भारत से टूटकर अलग होना चाहिए। इसका भी ख़्याल रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। विभिन्न समुदायों के बीच समझता और को बढ़ावा देना, ठीक है? हमारा जो समाज है, वो कई भागों में टूट जाते हैं, कभी-कभी जाति, धर्म के नाम पर लड़ने लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उनको बढ़ावा देना है किस चीज़ में? मिल-जुल के रहने के लिए, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन। तो हमने बताया ऊपर ही कि हमारे जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना बनकर तैयार हुआ था, इसमें भी कई संशोधन किए गए हैं। तो जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 1976 में। कब? कौन से संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड जोड़ा गया था, ये क्या था? समाजवादी। पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द जोड़ा गया था राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है? हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिएम्बल। संविधान की जो प्रस्तावना है इसका महत्व। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। जो प्रस्तावना है क्या करती है? संविधान का परिचय देती है और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। और प्रस्तावना क्या करती है? तो यह भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक गणराज्य बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। जो प्रस्तावना है वो क्या करती है? तो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक गणराज्य बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। ये दर्शाती है कि हमारा जो संविधान है ये लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है, गणराज्य है, ठीक है? यह मौलिक अधिकारों और नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है, सुनिश्चित करती है। जो हमारा प्रस्तावना है यह मौलिक अधिकारों और नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। यह दिखाती है कि हमारे पास मौलिक अधिकार भी है, नागरिकों को सुरक्षा भी दी गई है, स्वतंत्रता भी दी गई है। यह भारत के संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक प्रकाश है। अर्थात क्या है ये? भारतीय संविधान की आत्मा है और मार्गदर्शन प्रकाश है, ठीक है? अर्थात भारतीय संविधान को एक झलक के रूप में दिखलाती है कि भारतीय संविधान कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, इसमें कौन-कौन से वर्ड होंगे, इन सभी चीज़ों को क्या करती है? दर्शाने का कार्य करती है। इसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? हम लोग देखते हैं कि जो भारत का प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कब कही थी? तो केशवानंद भारती बनाम केस जो था केरल राज्य में ये हुआ था केशवानंद भारती केस। तो ये कब हुआ था? 1973 में। तो इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। जो संविधान का जो है मूल ढांचे का हिस्सा है प्रस्तावना। इसे कई सारे इंपॉर्टेंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की परिभाषा करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को भावना को प्रोत्साहित करती है। जो भारतीय प्रस्तावना है ये क्या करती है?
लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों को परिभाषित करती है, साथ ही यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। हमारे बीच में जो भाईचारे की भावना है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। इससे भारत को मजबूत और एकजुट राष्ट्र बना रहेगा। इससे क्या होगा, भारत मजबूत और एकजुट राष्ट्र बना रहेगा। जब लोगों के अंदर भावना होगी, एक दूसरे से भाईचारे होंगे, देश प्रेम होगा, समानताएं होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और सभी समाज में, सभी समुदायों में एकजुटता बढ़ेगी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल आत्मा है और इसके आदर्शों को मार्गदर्शन करती है। जो प्रस्तावना है वो क्या है, भारतीय संविधान की मूल आत्मा है और इसके आदर्शों का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सिलेबस को और कंप्लीट करें और भी सब्जेक्ट को कवर करें, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं और कौन-कौन से चैप्टर हैं आपके, आप कौन-कौन से आपके सिलेबस में चैप्टर है, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हम उनके लिए भी वीडियो बनाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।